तो अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया है कि ब्रिटिश स्कूल और जर्मन स्कूल हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा रहता है वो रहता है अमेरिकन स्कूल। ठीक है। ब्रिटिश स्कूल और जर्मन स्कूल में फर्क ये था कि वो एक पैन इजिप्शियन स्कूल था, और एक जर्मन स्कूल क्या था। ब्रिटिश स्कूल पैन इजिप्शियन था, और जर्मन स्कूल क्या था, कल्चर एरिया स्कूल था। ठीक है। अब अमेरिकन स्कूल हम पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रांस बोअस आता है। इस नाम को तुम एकदम मतलब अपने दिमाग में रट लो, क्योंकि फ्रांस बोअस को कहते हैं ही इज द स्पिरिट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ही इज द स्पिरिट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में रेवोल्यूशन लेकर आया। और रेवोल्यूशन किस तरह से लेकर आया? क्योंकि इसने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज कंडक्ट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब पहले लोग क्या करते थे कि सिंपली फील्ड में जाके स्टडी कर लेते थे कुछ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी मतलब होता है, देखो, एथनोग्राफी को वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो एथनिक प्लस ग्राफी। ठीक है। तो एथनिक मतलब किसी एक कल्चर की एथनिसिटी के बारे में, ग्राफी मीन्स लिखना। किसी एक कल्चर की एथनिसिटी के बारे में डिटेल में लिखना, स्टडी करके लिखना, उसको एथनोग्राफी बोलते हैं। तो जब कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड में जाते हैं, तो वो जब उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, उस कल्चर में क्या कैसी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, उस सोसाइटी में किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या मैरिजेस हैं, किस टाइप की पॉलिटी फॉलो हो रही है, ये सब चीजें जब वो स्टडी करके लिखते हैं तो उसको एथनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? ये रेवोल्यूशन लेकर आता है क्योंकि ये एथनोग्राफी लिखने का तरीका बदल देता है, और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, वंडरफुल और एक अच्छा सा नया तरीका, प्रोग्रेसिव नया तरीका लेकर आता है। ठीक है। अब ये पहले तो सबसे पहली बात तो ये बोलता है, सबसे पहली सजेशन इसकी इसने बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ट्रेन भी किया है। जैसे इसके बहुत सारे फेमस स्टूडेंट्स रहे हैं, जैसे ये है रूथ बेनेडिक्ट मीड। ये बहुत फेमस फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा है एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जब इसने अपने क्रोबर, ल्यूई और ब्राउन, मेलनॉस्की, कोरा डुबोए, ठीक है, सापेर, ये इसने जब अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया, तो इसने अपने वही प्रिंसिपल्स और वैल्यू सिस्टम एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफिक स्टडीज के डाले। पहली बात तो ये कहता है कि देखो, जब मैं सपोज करो, मैं एज अ पर्सन, मैं किसी ट्राइबल एरिया में जा रही हूँ। ठीक है। और मेरे दिमाग में अपनी सोसाइटी के खुद के रिजर्वेशंस हैं, और मेरी अपनी सोसाइटी के व्यूज इनग्रेन्ड है, जो जो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होते ही हैं थोड़े बहुत। तो फ्रांस बोस कहता है कि पहले आप अपनी सोसाइटी के व्यूज ना अपने दिमाग में सेंटर पे रख के मत जाओ। क्योंकि आप अपनी सोसाइटी के व्यूज पहले शेड करो कि भाई हमारी सोसाइटी में चाहे कुछ भी होता है, बट मुझे उसको उससे कंपेयर नहीं करना दूसरी सोसाइटी को। और मुझे वो सोसाइटी जिसको मैं स्टडी करने जा रहा हूँ उसको एज इट इज प्रेजेंट करना है, एक न्यूट्रल माइंडसेट से। ठीक है। एक बायस्ड माइंडसेट मेरे को कभी रखना नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली बोअस कहता है कि, तो बोअस ये प्रोपोगेट करता है नो फील्ड प्री फील्ड वर्क प्रिपरेशन, कि आप जब भी फील्ड में जाओ, तो फील्ड से पहले ना कोई फील्ड वर्क की प्रिपरेशन मत करो। आप ये मत सोचो कि अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, और आप सपोज करो कि उस फील्ड की पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो कि यार उधर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, तो आप ये प्रिपेयर करके मत जाओ कि भाई कैसा होना चाहिए, या फिर मेरी सोसाइटी में कैसा एग्जिस्ट करता है, या बाकी की सोसाइटीज में कैसा एग्जिस्ट करता है। नहीं, जस्ट गो रॉ ओवर देयर एंड नोट डाउन एवरीथिंग एज इट इज, जैसा कि वहां पे हो रहा है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसने ये प्रोपोगेट किया
that there should be no pre fieldwork preparation. इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, एक सेकेंड। अब ठीक है आवाज? अब ठीक है आवाज? हेलो? 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 हाँ अब बेटर है। अब ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया तुम्हें कि कोई फील्ड वर्क की प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए पहले से, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये। और उसने बहुत ही ज़्यादा डेटा कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि भाई जितना डेटा हो सकता है आप उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करो उस ट्राइब का, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करोगे जितना उतना ही ज़्यादा बेटर एनालिसिस हो पाएगा डेटा का, उतना ही ज़्यादा बेटर आप ट्राइब के बारे में जान पाओगे, विच इज़ नेचुरल ऑल्सो, ठीक है? कि भाई हमारे पास जिस चीज़ के लिए जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से जान पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है? फर्स्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड चीज़ इसने एथिक्स प्रमोट करी है कि भाई एथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी अगर कोई लेकर आया है तो वो बोअस ही लेकर आया है। कैसे? अब बोअस ये बोलता है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका जो यूज़ है उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि उसका यूज़ कभी भी ट्राइब्स के डिसएडवांटेज के लिए नहीं होना चाहिए। कि भाई कभी कभार होता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है या फिर जो स्टेट होता है वो क्या करता है कि वो इस डेटा को लेकर इसका डिसएडवांटेज ट्राइब्स के अगेंस्ट एक डिसएडवांटेजियस पर्पस से यूज़ कर लेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई कितना किसके पास फॉरेस्ट लैंड है, किस एरिया में मिनरल्स हैं या फिर किस एरिया में कौन से मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इस तरह से यूज़ नहीं होनी चाहिए। डेटा की प्राइवेसी जो है, डेटा प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट रहना चाहिए ट्राइब्स का, प्लस प्राइवेट डेटा रहना चाहिए, प्लस उसका यूज़ सिर्फ ट्राइब के एडवांटेज के लिए यूज़ होना चाहिए। ये जो एथिक्स लेकर आया है ये बोअस ही लेकर आया है। एथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी जब हम बात करते हैं एथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी सबसे पहले बोअस का नाम आता है, बिकॉज फ्रांस बोअस प्रोपगेटेड कि भाई देयर डेटा शुड नॉट बी मिसयूज्ड एट ऑल, ठीक है? फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नई लेकर आया है बोअस वो है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत बोअस ने ही करी है, ठीक है? फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि रिलेटिंग और लिंकिंग कल्चर एंड बायोलॉजी। हर जो इंसान की बायोलॉजी होती है या फिज़ोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में स्टडी करना, और उसके साथ साथ उसका कल्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ या उसके कल्चर में किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उसको स्टडी करना, ये फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी बोअस लेकर आया है, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोअस लेकर आया है वो है फोकलोर्स। फोक स्टोरीज़ तुमने सुनी है कभी? फोक किसे कहते हैं? फोक स्टोरीज़ जो हमारी जैसे दादी नानी सुनाती थी पुराने ज़माने में, गाँव की स्टोरीज़, फोक स्टोरीज़ इनको बोलते हैं। फोक बेसिकली वर्ड ना पुराने ज़माने और गाँव से रिलेट और एसोसिएट होता है। तो फोकलोर्स पहले क्या होता था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिर्फ एक सुपरफिशियल सी स्टडी करते थे कि भाई इस सोसाइटी में क्या पॉलिटी है, क्या इकोनॉमी है, बस इतना, ठीक है? बट इसने कहा कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक स्टडी मत करो आप, कि आप क्या देख पा रहे हो कि भाई इधर इकोनॉमी ऐसी है, इतना प्रोडक्शन है या फिर इस तरह की पॉलिटी है, ये बहुत मटीरियलिस्टिक और मेजरेबल स्टडी हो गई। उसने कहा कि आप फोकलोर्स भी पढ़ो वहाँ के, कि मतलब हर सोसाइटी में ना अपने अपने फोकलोर्स होते हैं,
अपनी अपनी एक वो कहते हैं ना कि मुंह बताई कहानियाँ होती हैं कि सिर्फ जो नानी दादी सुना सकती हैं, उन फोकलोर्स को पढ़ के, उन फोकलोर्स को रिकॉर्ड करके बहुत ज़्यादा आप सोसाइटी के बारे में, उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में अच्छे से बता सकते हो कि उसका कि उस सोसाइटी का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ होगा, कल्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ होगा, या फिर उस कल्चर में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो वो फोकलोर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। इसलिए एक फोकलोर की जो स्टडी स्टार्ट हुई है, ये बोअस ने बहुत अच्छे से स्टार्ट भी करी है और डेवलप भी करी है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बोअस वॉज द फाउंडर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एसोसिएशन। ये खुद अमेरिकन था। ठीक है। एंड क्योंकि इसने इतनी सारी फील्ड स्टडीज़ करी हैं, इतना ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसने एंथ्रोपोलॉजी, ही इज़ द पर्सन जिसने एंथ्रोपोलॉजी के 4 भाग करे हैं, जिसने एंथ्रोपोलॉजी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। अब ये बोलता है 4 पार्ट्स कौन कौन से, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मैंने तुम्हें बता दिया कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये लेकर आया था। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में बोअस का कंट्रीब्यूशन ये है, वो ये कहता है कि उस ट्राइब की आप लैंग्वेज भी सीखो। ठीक है। उस ट्राइब, क्योंकि हर एरिया की जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज में अपने आप एक कल्चर छुपा हुआ होता है। द मोमेंट when the language dies, a part of culture, a big part of culture dies. ठीक है। हम ये कहते हैं ना कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोपगेट द कल्चर। लैंग्वेज के थ्रू बहुत ज़्यादा कल्चर आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। एंड फॉर दिस रीज़न कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में बोअस का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो ये कहता है कि लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कल्चर छुपा हुआ होता है और लैंग्वेज से ही कल्चर ट्रांसमिट होता है। ठीक है। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, एंड थर्ड वन इज़ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल तो खैर दिस इज़ नॉट न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, बट आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो सब लोग ही प्रैक्टिस कर रहे थे कि किसी ट्राइब का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या फिर टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं वो ट्राइब, ये सब आर्कियोलॉजिकल मटीरियलिस्टिक चीज़ों को स्टडी करना। ठीक है। ये आर्कियोलॉजी होता है। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि बोअस ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया ये 4 एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट्स का। ठीक है। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कि भाई उसने 4 भाग में एंथ्रोपोलॉजी को डिवाइड कर दिया। ठीक है। और he founded American Anthropologist Association, and because he has done such extensive work in anthropology, he is also known as Darwin of socioculture anthropology and father of American anthropology. ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चलो देखते हैं कि बोअस जब अपनी फील्ड स्टडीज़ स्टार्ट करता है तो फिर वो बोलता क्या है, वो बोलता क्या, वो ये बोलता है कि देखो बोअस आया किसके बाद है। बोअस आया है सबसे पहले कल्चर एवोल्यूशनिस्ट आए। ठीक है। उसके बाद आए सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन आया। ठीक है। ब्रिटिश स्कूल या फिर दिस जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन आया। ठीक है। तो इनके बीच में कहीं बोअस एग्जिस्ट करता है। इनके बीच में कहीं कैसे, बिकॉज क्लासिकल एवोल्यूशन में बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं है। ठीक है। दे से कि मैन इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैन कैरीज साइकिक यूनिटी ऑफ माइंड। सब लोग एक जैसा सीखते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डिफ्यूजन है। इसमें बिल्कुल डिफ्यूजन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफ्यूजन है। एक्सट्रीम डिफ्यूजन मतलब ये बोलता है कि भाई एक ही पॉइंट से पूरी दुनिया चल रही है, एक इजिप्ट से ही पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कल्चर्स स्प्रेड हुए हैं और एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कहीं बोअस आएगा। बोअस कहेगा कि दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं भाई, डिफ्यूजन भी एग्जिस्ट करता है
और एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी इन जनरल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ सॉर्ट ऑफ अ लिंक बिटवीन क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट एंड एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब वो आया है तो ही फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसाइज क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट। अब हम देखते हैं कि इसने क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट को क्या क्रिटिसाइज़ किया है। इसने क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट को इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि बोअस वॉज अ वेरी फॉरवर्ड माइंडेड काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ही वॉज अ वेरी फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेसिव माइंडेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वो ये कहता था कि भाई सबसे पहली बात तो तुम क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, तुम इस तरह की जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो ना, सैवेज, बारबेरिक, इस टाइप की जो क्रूड टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ वेरी डेरोगेटरी एंड इट शुड नॉट बी डन। और इसी वजह से यहाँ पे बोअस के साथ ये टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म हो गई और इनकी जगह प्रिमिटिव मैन हम बोलने लगे। प्रिमिटिव मैन की के वर्ड स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? फर्स्ट थिंग दिस, पहला कि इसने इसने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी है आपकी। सेकेंड थिंग दैट ही क्रिटिसाइज्ड कि भाई दे आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। So he propagated extensive fieldwork and primary data only. He criticized severely the armchair anthropologist. Third thing is कि he was a very forward minded person. तो वो ये कहता था कि भाई आप किसी को compare मत करो, comparative method is very wrong. वो ये कहता था कि comparative method is very wrong. इंडिपेंडेंट स्टडीज़ करो आप और इंडिपेंडेंटली कल्चर और सोसाइटी के एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करो, स्टडी करो, ठीक है, एनालाइज करो। अब इसका मतलब क्या है? तुम्हें याद है कि कल्चर एवोल्यूशनिस्ट ये बोलते थे कि दैट विक्टोरियन सिविलाइजेशन इज़ द पीक ऑफ सिविलाइजेशन एंड एवरी सिविलाइजेशन हैज़ टू रीच द विक्टोरियन सिविलाइजेशन, ठीक है, दैट इज़ द एंड पॉइंट। तो फिर ये जो कंपैरिजन है ना, ये बोअस कहता है कि नो, दिस इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज एवरी सोसाइटी इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। हर सोसाइटी अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। कैसे? हर सोसाइटी में हर सोसाइटी का अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, अपनी एक ज्योग्राफी रही है, अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, अपनी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जो हर सोसाइटी का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। और हर सोसाइटी के अपने जो स्ट्रगल्स रहे होते हैं पास्ट में, उसके बेसिस पे वो सोसाइटी उस हिसाब से इवॉल्व होती है। जब सबका हिस्ट्री अलग है, जब सबकी ज्योग्राफी अपनी अपनी यूनिक है, अलग है, तो इसका मतलब ये है ना कि हर सोसाइटी अपने आप में अपने तरीके से इवॉल्व हुई है। आप कंपेयर कैसे कर सकते हो कि भाई दिस इज़ सुपीरियर और दिस इज़ इन्फीरियर? तो इसीलिए इसने ये बोला कि नो सोसाइटी इज़ सुपीरियर एंड नाइदर इन्फीरियर टू अदर सोसाइटी, ठीक है। इट्स जस्ट इसने ये सब बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारी बात कही, और वो ये कही कि डिफरेंसेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद डेफिशिएंसीज। समझ में आया? कि अगर दो सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं ना, अलग अलग हैं वो, दैट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद डेफिशिएंसीज। कमियां नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कम है और ये ज़्यादा है, या ये ज़्यादा है या ये कम है। नहीं, हमें डेफिशिएंसी नहीं देखनी है उसकी। ये नहीं सोचना, इस तरह से नहीं हमारा व्यू होना चाहिए कि दिस सोसाइटी इज़ डेफिशिएंट एंड दिस इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। अब जैसे सपोज करो वेस्ट का लगाएं, हम ये नहीं कह सकते कि दैट वेस्ट इज़ सुपीरियर टू ईस्ट। नहीं, superiority and inferiority is a very subjective thing. तो इसने ये कहा कि differences should not be confused with deficiencies, ठीक है। तो what did he criticize in classical evolutionist? Secondary data collection, parallelism। parallelism का मतलब मैंने तुम्हें अभी समझा दिया कि
हर ऐसा नहीं है कि हर सोसाइटी सेम स्टेज फॉलो करेगी, सैवेज, बारबेरिक एंड सिविलाइजेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी अपनी एक यूनिक स्टेजेस फॉलो करेगी और इवॉल्व होगी, ठीक है। आप किसी भी सोसाइटी को कंपेयर भी नहीं कर सकते, दो सोसाइटीज़ को। हर सोसाइटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन फॉलो करती है, ठीक है। एथिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी ये लेकर आया, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। अब इनकी बुक्स के नेम्स ये हैं। सेंट्रल एस्किमोज, एस्किमोज एक ट्राइब होती है जो इन्होंने स्टडी करी थी, एक बैफिन आइलैंड जगह है, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो सेंट्रल एस्किमोज इनकी बुक का नाम है। क्वाकितुल भी अपने आप में एक ट्राइब है, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने एक स्टडी करी थी। सेंट्रल एस्किमो बोअस की पहली फील्ड वर्क थी, और यहाँ पे बोअस ने कंप्लीट एथनोग्राफ लिखा था। कंप्लीट एथनोग्राफ मतलब उस सोसाइटी का सोशो कल्चर पैटर्न और प्रॉब्लम भी लिखी थी, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें भी लिखी थी कि भाई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, मिथ्स भी लिखे थे कि उधर मिथ्स और सुपरस्टिशंस क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, कि भाई वो भी क्या इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ट्यूसडे को अंडा नहीं खाना चाहिए और थर्सडे को बाल नहीं धोने चाहिए। इस टाइप के मिथ्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फोकलोर्स, उधर की कहानियाँ और किस्से क्या हैं, वो भी इसने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसकी बुक है क्वाकितुल टेक्स्ट। क्वाकितुल टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट वाई, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक पॉटलैश सिस्टम दिया है। पॉटलैश आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। जब आप एंथ्रोपोलॉजी में इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको पता लगेगा कि पॉटलैश एक सिस्टम होता है जिसमें कुछ कुछ ट्राइब्स में, क्वाकितुल की ट्राइब में स्पेसिफिकली, नॉर्थ अमेरिकन रेड इंडियन ट्राइब है ये, ठीक है। इसमें ये होता है कि कोई जो भी उस सोसाइटी का पॉलिटिकल चीफ होगा, वो अपने घर में एक तरीके का फीस्ट रखता है लोगों को बुलाने के लिए और अपना स्टेटस दिखाने के लिए। और उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो जितना ज़्यादा सामान तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ग्लासेस तोड़ेंगे, उतना ज़्यादा मतलब कि उस इंसान की सुपीरियॉरिटी दिखती है कि भाई हाँ, ये तो भाई इनके पास तो बहुत बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। पैसा तो उनके पास क्या ही होता है, रिसोर्सेज होते हैं मेनली, कि इनके पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं, ये बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं। या फिर पॉटलैश में ये भी होता है कि आप जिसकी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वाइव्स हैं, उसको उतनी ज़्यादा सुपीरियर भी माना जाता है कि ओहो, ही कैन अफोर्ड सो मेनी नंबर ऑफ़ वाइव्स, ठीक है। तो ये पॉटलैश में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमी में। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द माइंड ऑफ प्रिमिटिव। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन से इन्होंने फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की स्टार्ट करी थी, ठीक है। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करी थी। इसमें इन्होंने फिज़िकल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ह्यूमन बींग्स के वो सब स्टडी किए थे। और एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर में ही इन्होंने ये फील्ड एंथ्रोपोलॉजी को क्लासिफाई किया था 4 भाग्स में, लिंग्विस्टिक, फिजिकल, सोशो कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। ये तो हुआ बोअस का क्या, बोअस की राइटिंग्स की उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें ये बता दिया कि बोअस ने फील्ड वर्क में क्या क्या प्रोपोगेट किया, कि किस तरह का फील्ड वर्क होना चाहिए। ये बता दिया कि बोअस का कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या है। हमने उनकी पब्लिशिंग्स देख ली हैं कि क्या क्या बुक्स उन्होंने पब्लिश करी हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और हमें इम्पोर्टेंट थोड़ा सा समझना है, वो है रेसिज्म, ठीक है। रेसिज्म में क्या है कि पहले के टाइम पे क्या, खैर ये तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, कि एक रेस को सुपीरियर माना जाता है, एक रेस को इन्फीरियर माना जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एकदम बहुत क्रूड एग्जांपल दूँ, तो ब्लैक्स आर कंसिडर इन्फीरियर कुछ टाइम पहले तक, अभी भी कभी कभी, एंड वाइट्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर, है ना। वाइट्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर एंड ब्लैक्स आर कंसिडर्ड इन्फीरियर। तो ये क्या हो गया, रेसिज्म हो गया ना। एक पर्टिकुलर रेस को आप एक पेडेस्टल पे रख रहे हो, सुपीरियर मान रहे हो, और एक पर्टिकुलर रेस को आप एक जस्ट बिकॉज किस क्राइटेरिया पे रेसिज्म है, ये स्किन कलर के क्राइटेरिया पे रेसिज्म है ना। उसी तरह से रेसिज्म तो
कल्चर के एवोल्यूशन के क्राइटेरिया पे भी हो सकता है कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि ये सोसाइटी कम इवॉल्व्ड है, ये ट्राइबल है, ये क्रूड है, ये सैवेज है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप का रेसिज्म है? कह सकते हैं, है ना? तो ये बोअस ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको नेगेट किया था कि हम रेसिज्म को हमें हमें अपोज करना है, और सोसाइटीज़ के अंदर हमें रेसिज्म की टेंडेंसीज़ के हिसाब से उनको स्टडी भी नहीं करना है, और उनको हम रेसिज्म को प्रोपेगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब सबसे जो अब हमने ओवरव्यू ले लिया है कि भाई बोअस ने क्या क्या किया और उसके किस तरह के व्यूज़ थे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि बोअस का तरीका क्या था फील्ड वर्क करने का, रिसर्च स्टडी करने का, और उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है एंथ्रोपोलॉजी में। एग्जैक्ट उसका जो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है एक थ्योरी के फॉर्म में, वो उसने क्या किया है। जैसे कि टाइलर ने कल्चर की डेफिनेशन, कल्चर सर्वाइवल्स, ये सब चीज़ें प्रोपोगेट करी थी। ठीक है, बोअस ने 2 कंसेप्ट्स दिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट: हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। अब मैं बताती हूँ एक एक करके कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, जितना तुम्हें रीड करके समझ में आ रहा होगा ना कि समथिंग इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, पर्टिकुलरिज्म का मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि भाई पर्टिकुलर हिस्ट्री। ठीक है, यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं है ख़ास इसमें। इसका मतलब ये है कि बोअस ये कहता है कि हर कल्चर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, रूरल में हो, अर्बन में हो, कहीं पर भी हो, हर कल्चर का अपना अपना एक हिस्ट्री होता है, अपनी एक हिस्ट्री होती है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जॉब होती है उस हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना, और उसके बेसिस पे उस कल्चर का एवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस स्टेट करना कि इसकी हिस्ट्री के बेसिस पे वो किस तरह से कल्चर इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ट्रेट ले लें, कोई भी हमारी सोसाइटी में अगर हम कोई कल्चर ट्रेट ले लें, जैसे कि सपोज़ करो कि मैरिज के अंदर सिंदूर लगाना, या फिर लेट्स से कि सिंदूर लगाना ही ले लो। ठीक है, अब इस सिंदूर लगाने को वर्मिलियन, जिसको बोलते हैं वर्मिलियन, ठीक है, इस ट्रेड को हम पकड़ेंगे और हम कहेंगे कि इंडिया के अंदर, एक हमने एरिया चूज़ कर लिया इंडिया, और इंडिया के अंदर आप हिस्ट्री देखो कि सिंदूर की हिस्ट्री कैसी रही है और क्यों आई है। तो अब हम इसको कहीं ना कहीं जो आर्यंस थे, आर्यंस के टाइम पे जो ऋग्वेद और वैदिक टाइम शुरू हुआ था, वहाँ से कहीं सिंदूर लगाना, ऋग्वेद पोस्ट वैदिक लेटर वैदिक एज में कहीं ना कहीं सिंदूर लगाना शुरू हुआ था। तो वहाँ से जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए आते हैं, इस हिस्ट्री को पूरा कंस्ट्रक्ट करते हुए आते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये कल्चर ट्रेट किस तरह से डेवलप हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और किस तरह से ये आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर क्यों हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बोअस ने ये चीज़ प्रोपेगेट करी कि देखो, each culture has its unique history, and these histories need to be reconstructed using field work. Cultures do not follow fixed sequence of growth and evolution. कोई भी दो कल्चर्स सेम फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे। जैसे कि कल्चर एवोल्यूशनिस्ट ने बोला था ना, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने बोला था कि सैवेज, बारबेरिक और सिविलाइजेशन।
तो बोअस ये कहता है कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न कोई नहीं फॉलो करेगा, सब अपना अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। सपोज करो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 4 है, ये एक कल्चर फॉलो कर रहा है। स्टेज दूसरे कल्चर की शायद से A1 स्टेज है, दूसरे A2, A3, A4, सबकी अपनी अपनी यूनिक स्टेजेस होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स्ड स्टेज कोई नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कवर जनरल लॉज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोअस ये कहता है कि हम कभी भी, बोअस वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि भाई आप जनरलाइज कर दो, कि जैसे कि इन्होंने कहा था कि सारी सोसाइटीज़ SBC से फॉलो करेंगी। नो, वो कहता है कि नो, आप जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी सोसाइटीज़ को, ठीक है। सबका अपना अपना यूनिक हिस्ट्री होती है और यूनिक एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। नॉट पॉसिबल टू डिस्कवर जनरल लॉज गवर्निंग एवोल्यूशन ऑफ होल कल्चर इन द वर्ल्ड अनलेस देयर हिस्ट्रीज आर इन्वेस्टिगेटेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू फील्ड वर्क, ठीक है। वही बोलता है ईच कल्चर डेवलप्स इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन इट्स ओन सर्कमस्टांसेस। सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बोअस वॉज इनटू मल्टीलीनियर एवोल्यूशन, बोअस प्रोपगेटेड मल्टीलीनियर एवोल्यूशन, क्या हम ये कह सकते हैं? है ना, क्योंकि बोअस ये नहीं कह रहा कि यार एक ही यूनिलीनियर तरीके से हर चीज़, हर कल्चर इवॉल्व होगा। नहीं, वो ये कह रहा है हर कल्चर अपने अपने तरीके से, अपने अपने पेस पे, अपने अपने स्टेजेस फॉलो करके इवॉल्व होगा। तो हम ये कहते हैं कि बोअस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु प्रोपगेटेड मल्टीलीनियर एवोल्यूशन, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मेथड से अगर हम स्टडी करें बोअस के, तो इस तरह से कुछ ये इस टाइप के आप डायग्राम्स भी बना सकते हो जब भी बोअस का क्वेश्चन आए या हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का क्वेश्चन आए, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्टिकुलर का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू इन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की स्टडी कैसे होती है, हिस्टोरिकल मेथड कैसा होता है? फील्ड वर्क इन जोग्राफिकल एरिया विद सिमिलर कल्चर ट्रेट्स। जैसे कि कोई भी आप जोग्राफिकल एरिया पकड़ लो, फिर वहाँ पे आप कुछ कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स की लिस्टिंग कर लो। सपोज करो दिस इज़ 1 2 3 4 5, इन सब ट्रेट्स को फिर आप इनकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करो कि भाई इनकी हिस्ट्री किस तरह की रही है और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। इस तरह से बोस कहता है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग विच ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स वर बोरोड एंड विच वर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। मतलब कि देखो, वो दोनों बात कह रहा है, इस लाइन से वो दोनों बात कह रहा है कि कौन कौन से ट्रेट्स डिफ्यूज़ हुए हैं और कौन कौन से ट्रेट्स अपने आप में इवॉल्व हुए हैं बन के, ठीक है। तो इसने दोनों एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में, डिफ्यूजन भी और एवोल्यूशन भी। समझ में आ गया? और इसीलिए इसको, ये जहाँ पे ट्रेट्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उसको हम कल्चर एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया? कल्चर एरिया, ठीक है। और अब इतना समझ में आ गया, ये थी इसका हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की अप्रोच। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? हाँ, नो डाउट। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक और वर्ड होता है एमिक एंड एटिक एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। एमिक मीन्स कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल दूँ, तो देखो, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि सपोज़ करो कि मैं, अगर हमारे और तुम्हारे बीच में कोई कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, सिंपल, एक मैं बहुत ही ज़्यादा क्रूड एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारे और तुम्हारे बीच में कोई कॉन्वर्सेशन है और मैं उस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सेंटर पे रख के, कि भाई मेरी क्या सोच है, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सेंटर पे रख के तुमसे बात करूं, या फिर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सेंटर पे रख के दूं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एटिक है।
एटिक व्यू है, ठीक है, मेरा बहुत ही ज़्यादा एटिक व्यू है, क्योंकि मैंने अपना पर्सपेक्टिव सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव सेंटर पे ना रखूं और तुम्हारी बात सिर्फ तुम्हारे हिसाब से समझूं मैं, कि जिसको हम एम्पथाइजिंग भी बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ एम्पथाइज़ करूं कि भाई तुम्हारी ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं, घर पे ये सिचुएशन है, पर्सनल लाइफ में ये सिचुएशन है, वर्क लाइफ में ये सिचुएशन है, तुम्हारी सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर मैं तुम्हें स्टडी करूं और फिर तुम्हें फिर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दूं, उसको कहते हैं एमिक व्यू। कि जब आप दूसरे कल्चर को सिर्फ उसी के हिसाब से, उसी के पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हो, कोई उसमें किसी और का कंपैरिजन नहीं होता, किसी और का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, वो होता है एमिक व्यू। समझ में आ गया एटिक वर्सेस एमिक क्या होता है? हाँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि बोअस प्रोपगेटेड एमिक आइडियोलॉजी, ठीक है। बोअस ने कहा कि एटिक आइडियोलॉजी छोड़ दो भाई, तुम अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी मत लेकर जाओ किसी भी ट्राइब में, एमिक व्यू, हमेशा एमिक आइडियोलॉजी फॉलो करो, ठीक है। यू हैव टू सी वाई दे डू व्हाट दे डू। समझ में आ गया? तो अब हमने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पढ़ लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल्चरल रिलेटिविज़म, इसका शॉर्ट फॉर्म CRM है, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज़म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का मतलब था कि किसी कल्चर की आपको हिस्ट्री रीड करनी है, क्योंकि उस कल्चर की जो डेवलपमेंट है वो उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। हिस्ट्री मतलब उस टाइम पे वहाँ पे कैसी जोग्राफी रही है, जैसे कैसी पॉलिटी रही है, कैसी उस टाइम पे उनके रिसोर्सेज रहे हैं, या फिर उनके ट्रेड कल्चर्स कैसे रहे हैं, इन सब चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूँ, यार इंडस, हमारी जो IBC थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसकी अगर आप हिस्ट्री देखो तो वो हिस्ट्री, वो सिविलाइजेशन कैसी थी? वो सिविलाइजेशन ऐसी थी, वहाँ पे लोगों के पास वेपन्स भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय थे, कोई लड़ाई दंगे किसी के बीच में कुछ नहीं थे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एक रिवर थी, इंडस रिवर, और इसके आसपास सारी साइट्स थी, IBC की सारी साइट्स यहीं पर थी, यहाँ पर IBC की सारी साइट्स थी, ठीक है। तो बट आज के टाइम में अगर आप देखो तो आज के टाइम में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया आ गया, है कि नहीं? इस तरह से आपको हिस्ट्री डेवलप करनी है किसी भी कल्चर के ट्रेट को पढ़ने के लिए, ठीक है, या कल्चर को पढ़ने के लिए। बट कल्चरल रिलेटिविज़म क्या होता है? कल्चरल रिलेटिविज़म कुछ नहीं है। कल्चरल रिलेटिविज़म से सिंपल सी ये बात है कि आपको एक कल्चर को एकदम इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, आपको रिलेटिव व्यूज़ नहीं रखने हैं, और कोई भी दो कल्चर को कंपेयर नहीं करना है। बस इसका क्रक्स ये है कि आपको कंपेयर नहीं करना कोई भी दो कल्चर को, ठीक है। देखो, एवरी कल्चर मस्ट बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ नो टू कल्चर्स शुड बी कंपेयर्ड, नो अजम्पशंस शुड बी मेड, एंड नो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सोसाइटी का कोई बायस नहीं होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोसाइटी है ये, ठीक है, नो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोसाइटी, बिकॉज बोअस कहता है कि दैट देयर इज़ नो यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग। भाई राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता इस दुनिया में, एवरीथिंग इज़ सब्जेक्टिव। हम कहते हैं कि हिंदू कल्चर में बीफ खाना गुनाह है, या फिर बीफ नहीं खाना चाहिए, हम उसकी पूजा करते हैं। वहीं पर यार वेस्ट में पूरा वेस्ट बीफ खाता है, ठीक है। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता। बोअस इज़ वेरी करेक्टली सेइंग हियर कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग, ठीक है। Gave this concept, he gave this cultural relativism का concept in this book, race, language and culture, and opposed ethnocentric views। ये मैंने तुम्हें बता दिया ethnocentric का मतलब क्या होता है, अपने आप को सेंटर पे रख के, and etic views,
opposed ethnocentric and ethic approaches. ठीक है, he incorporated ethics in anthropology with this concept. He believed that morality is very subjective. Morality is also subjective. क्यों? क्योंकि यार हमारी सोसाइटी में जो चीज़ सही मानी जाती है, मोरालिटी में अगेन तुम बीफ को भी कंसिडर कर सकते हो, बीफ का एग्जांपल ले सकते हो. हमारी सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में अगर देखा जाए तो बीफ खाना बहुत ज़्यादा इमोरल कहला जाएगा. बट वहीं पर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बीफ खाना इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ देयर कल्चर. उनके लिए बीफ खाना इज़ लाइक वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. वो बीफ भी खाते हैं, बफ भी खाते हैं, पॉर्क भी खाते हैं. वहीं पर देखो, अगर तुम मुस्लिम सोसाइटी देखो तो वो पॉर्क नहीं खाते बिल्कुल भी, बट वो बीफ खाते हैं. ठीक है, पॉर्क खाना उनके में हराम माना जाता है. उसी तरह से तुम अल्कोहल ले लो यार. इंडिया आज की बात नहीं कर रही मैं, बट इन जनरल इंडियन सोसाइटी में इन जनरल अल्कोहल को कितना बुरा माना जाता है. एशिया ओवरऑल, एशिया में बुरा माना जाता है. अल्कोहल कंजम्पशन इज कंसिडर्ड अ सोशल इविल. पीपल हु कंज्यूम अल्कोहल आर लुक्ड डाउन अपॉन. ठीक है, बट वहीं पर वेस्ट में अगर तुम देखो तो देखो, वेस्ट में हर इंसान अल्कोहल पीता है. औरत से लेकर आदमी तक, बूढ़े से लेकर टीन्स तक, सब लोग अल्कोहल पीते हैं. ठीक है, अब उसका रीज़न तुम ये भी देख सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो, क्योंकि यार देखो, उधर की सोसाइटी में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है. क्योंकि वो ठंडी जगहों की सोसाइटी है, तो वहाँ पे अल्कोहल पीने से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम नहीं होता, बना रहता है. एक स्टेबल टेम्परेचर बना रहता है, गर्मी मिलती रहती है. रम पी रहे हो या फिर विस्की पी रहे हो, हार्ड ड्रिंक्स पी रहे हो. वहीं पर यार हमारी एशियन सोसाइटीज़ में इतना ज़्यादा कोल्ड और हार्श टेम्परेचर नहीं होता. तो इसीलिए हमारी सोसाइटीज़ में इतना ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं दिया शुरू से ही. ठीक है, तो इसीलिए बोस कहता है कि यार मोरालिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, कुछ भी चीज़ मॉरल इमॉरल ऐसा कुछ नहीं है. इट्स वेरी सब्जेक्टिव. इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कल्चर टू कल्चर. ठीक है, अब ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि ही इंट्रोड्यूस कल्चर रिलेटिविज्म इन बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसाइजिंग 19th सेंचुरी के कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट. इसने क्या क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसने क्या क्या क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट को क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया था. डेरोगेटरी उनकी टर्मिनोलॉजी, बार्बरिज्म, सैवेजरी, ये सब उसने बोला था कि ये सारी टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी है. उनका एथनोसेंट्रिक अप्रोच, एटेक अप्रोच, जनरलाइजेशंस उनके प्राइमरी, वो सेकेंडरी डेटा वो यूज़ करते थे. उसने बोला कि प्राइमरी डेटा नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड दे नेग्लेक्टेड डिफरेंसेस टू डेफिशिएंसीज. ये ध्यान रखना कि बोअस ऑलवेज प्रोपगेटेड दैट डिफरेंसेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद डेफिशिएंसीज. ठीक है, उसने ये एग्जांपल भी दिया है कि देखो, कोस्टल एरियाज़ में फ़िशिंग की जाती है. सबसे ज़्यादा जो खान पान होता है वो फ़िशिंग का होता है. प्लेन एरियाज़ में हंटिंग की जाती है. अब फ़िशिंग और हंटिंग अलग है. फ़िश खाना और बकरा खाने में, दोनों में फ़र्क है. बट डिफरेंट का मतलब ये नहीं है ना कि डेफिशिएंट है. डिफरेंट इज़ डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि बोअस इस्टेब्लिश्ड दैट नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ आर नॉट नेसेसरीली इन्फीरियर टू वेस्टर्न सोसाइटीज़. ठीक है, उसने बात करी थी कि भाई इन्फीरियर सुपीरियर कुछ नहीं है यहाँ पर. ठीक है, एवरी सोसाइटी इज़ यूनिक इन इटसेल्फ. ठीक है, ओनली अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड देम. फ्रॉम दिस ऑल्सो स्टेम्ड प्रोटेक्टिंग कल्चरल माइनॉरिटीज़. तो एक तरह से बोअस की इस टाइप की स्टडीज़ और व्यूज़ के साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ होते हैं हर कल्चर में, या फिर माइनॉरिटी कल्चर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, या फिर ये व्यू बोअस ने प्रोपगेट किया. क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो, तुम अगर सपोज़ करो सिर्फ एक इंडिया की बात करो, तो अगर बोअस के व्यूज़ से हम जाएं तो बोअस के व्यूज़ के हिसाब से तो हर कल्चर अपने आप में यूनिक और ब्यूटीफुल है. ठीक है, उसके व्यूज़ से अगर हम जाएं तो जो हिंदू कल्चर है वो भी अपने आप में ब्यूटीफुल है, चाहे उसके किसी भी टाइप के रूल्स नॉर्म्स हों. वेजिटेरियनिज़म हो, या फिर नॉन बीफ कल्चर हो, या फिर काऊ को पूजा करने वाला कल्चर हो. उसी तरह से बोअस उसके साथ साथ ये भी कहता है कि भाई मुस्लिम का जो एवोल्यूशन है, अपना कल्चर एवोल्यूशन कहीं ना कहीं से हुआ है, मिडल ईस्ट वगैरह से, वो भी अपने आप में ब्यूटीफुल है. चाहे उसमें वो बीफ कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अल्कोहल
को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर वो पोर्क को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी नॉन वेजिटेरियन फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, दे आर ब्यूटिफुल एंड यूनिक इन देयर ओन सेल्व्स। ठीक है, हम इस तरह से कंपेयर करके जज नहीं कर सकते अपने आप से कि भाई हम सुपीरियर हैं या फिर हम ही सही हैं। नहीं, नो बडी इज़ राइट और रॉन्ग। अगर आप ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे और ट्राइब्स को पढ़ोगे तो हर ट्राइब में ना अपनी अपनी एक कल्चरल यूनिकनेस होती है। फूड स्टाइल सबके अलग होते हैं, लाइफ स्टाइल सबका अलग होता है, पहनावा सबका अलग होता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कोई सही है या गलत है, सही गलत कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि इसने फोकलोर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। फोकलोर्स आर ओरल हिस्ट्रीज। ओरल हिस्ट्रीज मैंने तुम्हें बताया था कि जो नानी दादी हमारी कहानियाँ सुनाती थी, उनमें बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर छुपा होता है। ठीक है, मोरालिटी कल्चर की छुपी होती है, कल्चर की बहुत सारी रिचुअल्स और ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है। फोक सोसाइटीज़ आर जनरली रिलीजन ओरिएंटेड एंड दस होमोजेनियस, एंड सो वन कैन विजुअलाइज ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ दैट ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, बोअस एज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये बुक मैंने तुम्हें बताई थी, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव पीपल से एसोसिएटेड है। इसी में इसने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्टार्ट करी थी। ठीक है, बोअस ने एक्चुअली क्या किया था, सेफालिक इंडेक्स होता है, जैसे ये अगर इंसान का चेहरा है, ठीक है, तो जो ये फॉरहेड की लेंथ होती है ना, ये फॉरहेड का जो एरिया होता है, लेंथ ब्रेथ का कुछ रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं सेफालिक इंडेक्स। सेफालिक इंडेक्स, ठीक है, और ये जो पूरा खोपड़ी का एरिया और इसका कुछ रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल इंडेक्स। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे आपको काम आएंगी। ठीक है, तो इसने बेसिकली सेफालिक इंडेक्स स्टडी करा दो सोसाइटीज़ का, जापानीज़ और यूएस का। और इस सेफालिक इंडेक्स से क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया ना। जब इसने इस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करा तो इसने पाया कि दोनों सोसाइटीज़ में इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी होता है सेफालिक इंडेक्स पे, और सेफालिक इंडेक्स की वजह से ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसने बेसिकली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स को लिंक किया, किससे, उनके कल्चर से, कल्चरल डेवलपमेंट से, एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने म्यूज़ियम मेथोडोलॉजी प्रोपोगेट करी। इसने बहुत सारे म्यूज़ियम्स खुलवाए, म्यूज़ियम्स में हर तरीके के एरिया के जो कल्चर के ट्राइब्स हैं उनके टूल्स वूल्स रखवाए, और फिर इस टाइप से स्टडी करवाया कि भाई ये इस टाइप के क्रेनियल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस टाइप का कल्चर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो म्यूज़ियम मेथोडोलॉजी बोअस ने स्टार्ट करवाई। और ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ दैट ही डिवाइडेड एंथ्रोपोलॉजी इनटू 4 फील्ड्स, सोशो कल्चर, फिजिकल, आर्कोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब ये बोअस में कोई डाउट है? नहीं, बहुत क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो इसका अगर हम क्रिटिसिज्म देखें तो इसका क्रिटिसिज्म कुछ आते हैं। वो ये है कि इसने बहुत ज़्यादा मतलब डेटा कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो कि मतलब बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं इतना ज़्यादा डेटा तो कभी एनालाइज भी नहीं हो पाएगा। खैर अभी तो हमारे पास बिग डेटा एनालिसिस की मशीन्स भी होती हैं, एआई होता है, बट उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते थे कि इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना इज़ वेरी हेक्टिक टास्क एंड इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड, सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो उसका था उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपने हिस्ट्री पे तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली फोकस कर लिया, बट आप प्रेजेंट और फ्यूचर पे नहीं फोकस कर रहे हो कि उस कल्चर का फ्यूचर कैसा होगा या फिर प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट क्या चीज़ें गवर्न हो रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट है कल्चर एरिया अप्रोच। अब ये है, हमारे पास 2 थिंकर्स और बचे हैं, विज़लर और क्रोबर। ठीक है, और ये दोनों ही स्पेशली क्रोबर कहीं ना कहीं बोअस के स्टूडेंट्स थे, और इन दोनों ने एक कल्चर एरिया अप्रोच दिया है। ठीक है, और इसी की वजह से अमेरिकन स्कूल को
कल्चर एरिया अप्रोच भी कहते हैं, कल्चर एरिया स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जर्मन स्कूल को कल्चर सर्कल स्कूल बोलते हैं ना, उसी तरह से अमेरिकन स्कूल को कल्चर एरिया स्कूल बोलते हैं, ठीक है। कल्चर एरिया स्कूल किसने प्रोपगेट किया था? विजलर, नेक्स्ट वॉज क्रोबर। क्रोबर इसके बाद ही आया था, और क्रोबर इसका भी शिष्य था और बोअस का भी शिष्य था, ठीक है। और इंडिया में अगर हम स्पेसिफिकली कल्चर एरिया की बात करें तो इंडिया का कल्चर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है कैथलीन गाओ। कैथलीन गाओ ने प्रोपगेट किया था। इंडिया में आके कैथलीन गाओ ने बोला था कि यहाँ पे 4 टाइप के एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, और चारों में अलग अलग टाइप के कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसने बोला था कि यहाँ पे ये 4 कल्चर एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, CAs, कल्चर एरियाज, ठीक है। अब देखते हैं विजलर क्या बोलता है। अब विजलर ये बोलता है कि हर कल्चर का ना अपना अपना एक एरिया होता है, ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें ना क्लास के स्टार्टिंग में भी समझाया था। अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँ, सपोज करो हिंदी लैंग्वेज का मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये हिंदी लैंग्वेज का एक कल्चर एरिया है? कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर मेजरली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, यहीं पर मेजरली हिंदी बोली जाती है। ऑफ कोर्स साउथ में भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, बट बहुत कम है, ठीक है। क्या मैं ये कह सकती हूँ ये कल्चर एरिया है हिंदी लैंग्वेज का? अब बीच में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग एरिया कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको ये बोल रहा है कल्चर कोर। यहाँ पे कल्चर कोर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कल्चर कोर एग्जिस्ट करता है। और ये जो एरिया है जहाँ पे इसके बाउंड्रीज हैं कल्चर एरिया के सॉर्ट ऑफ, इसको ये बोल रहा है कल्चर मार्जिन है। ये तीनों वर्ड्स समझ में आ गए? कोई डाउट है? 3 वर्ड्स हैं, कल्चर एरिया, कल्चर कोर एंड कल्चर मार्जिन। समझ में आ गया? हाँ आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज कल्चर कोर? कल्चर कोर इज दैट पार्ट ऑफ कल्चर एरिया, where the culture traits are maximum concentrated। कह सकते हैं ये, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्चर ट्रेड्स का कॉन्सेंट्रेशन हो वो कल्चर एरिया है, वो कल्चर कोर है, ठीक है। और फिर ये बोलता है कि कल्चर कोर से जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं वैसे वैसे कल्चर ट्रेड्स फेड होने लग जाते हैं या फिर अपनी फॉर्म चेंज करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर तुम हिंदी लैंग्वेज ही लो, यहाँ पे बहुत क्लियर हिंदी बोली जाती होगी, और बाहर जैसे जैसे हम जाएंगे हिंदी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज के जो डायलेक्ट्स होते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के जो डायलेक्ट्स होते हैं, जैसे राजस्थानी हो गई या फिर गुजराती लैंग्वेज हो गई, उसको हिंदी के साथ मिक्स करके बोला जाता है। तो इसी तरह से ये कहता है कि कल्चर कोर इज़ द एरिया वेयर the culture traits are maximum concentrated, and as we move away from the culture core towards the culture margin, there the traits start fading or getting distorted into other forms। ठीक है, देखो इस टाइप का तुम डायग्राम बना सकते हो। अब इस डायग्राम में इसने ये क्या किया हुआ है, ये एक कल्चर एरिया है, ये एक कल्चर एरिया है, कल्चर एरिया का कल्चर सेंटर है, ठीक है, कल्चर कोर है, और यहाँ से इस तरह से कल्चर ट्रेड्स डिफ्यूज़ हो रहे हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के अपने अपने, देखो डिफ्यूजन हर जगह चलेगा, इसीलिए हमने इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया है। ये एक कल्चर कोर है, यहाँ से डिफ्यूज़ होके ये ट्रेट नंबर 1 ट्रेट नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया, ट्रेट नंबर 1 ट्रेट नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया, बट डिफ्यूजन यहाँ पे भी है, ठीक है। ट्रेट नंबर 4
5 एंड 6, बट डिफ्यूजन हर एक में है। 1 to 5 में भी है, 1 to 4 में भी, और 4 to 5 के बीच में भी है, और 5 to 6 के बीच में भी है। समझ में आ गया? ये है कल्चर एरिया का डायग्राम। ये विजलर ने प्रोपगेट किया था। ठीक है, देखो, जियोग्राफिकल जोन हैविंग सिमिलर कल्चर ट्रेट्स। जियोग्राफिकल जोन है ये, ठीक है। व्हाट इज कल्चर एरिया? अ जियोग्राफिकल जोन हैविंग सिमिलर कल्चर ट्रेट्स एंड कल्चर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप्स लिविंग टुगेदर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में हिंदुइज्म का कल्चर एरिया इज़ ग्रेटर दैन बुद्धिज़्म का कल्चर एरिया। ठीक है, समझ में गया? कल्चर सेंटर क्या होता है? वेयर मैक्सिमम कल्चर ट्रेट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और जनरली कल्चर सेंटर वो होता है जहाँ पे उस एरिया का पॉलिटिकल सेंटर भी होता है, रिलीजियस सेंटर भी होता है, और सोशल सेंटर भी होता है वो। ठीक है, कल्चर मार्जिन तो मैंने तुम्हें बताया था कि वो बाउंड्रीज जो होती हैं, बाउंड्रीज पे आके वो कल्चर ट्रेड सबसे ज़्यादा फेड हो जाएगा ना, मैंने बोला था। तो कल्चर मार्जिन को वो ये कह रहा है एरिया ऑफ मिनिमम कल्चर ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड्स डाइल्यूट व्हेन डिफ्यूज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, अब ये बोलता है, ये तो इसने कल्चर इतना ही एरिया, कर रहे हैं आज, हाँ, क्योंकि वो बॉस का बहुत ज्यादा था। इतना ही कर रहे हैं, बोअस का, मतलब काफी ज्यादा था। इतना ही करते हैं आज, बाकी कल कर। अच्छा, रुको नहीं, मैं ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, क्रोबर इसके बाद एक और बचा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब इसमें ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, मैं इसीलिए इसको कल के लिए नहीं छोड़ रही, कल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इसने जो ये विजलर ने ये दिया है ना, क्रोबर ने भी सेम इसी को एक्सपैंड किया है, और विजलर ने बोला है ये कल्चर सेंटर होता है, क्रोबर ये बोलता है कि ये कल्चर कॉम्प्लेक्स है, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। उसने बस नाम चेंज कर दिया और कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, अब विजलर ने सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी दी है कि उसने बोला है 2 टाइप के डिफ्यूजन्स होते हैं, एक होता है नेचुरल डिफ्यूजन, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन। अब ये बोलता है नेचुरल डिफ्यूजन ये होता है कि जब चीज़ें नेचुरली इधर से उधर डिफ्यूज़ हो रही हैं, लोग ट्रेडिंग के लिए इधर उधर जा रहे हैं, या फिर रिलीजन पर्पस से लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, या पैटर्न्स मूव कर रहे हैं इधर उधर, तब जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो बहुत स्लो प्रोसेस है, लोगों का आना जाना से जो हज़ारों साल लग जाते हैं डिफ्यूज़ होने में, उसको ये बोल रहा है नेचुरल डिफ्यूजन। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन क्या होता है कि अचानक से क्विक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अचानक से कोई अपना मतलब कि दबाव बना दे कि भाई ये फॉलो करो, तुम यही फॉलो करो, यही लाइफस्टाइल फॉलो करो, अपना लाइफस्टाइल लेकर आ जाए और बोले ये फॉलो करो। और वो कहाँ पे होता है? वो ये बोलता है कि कहीं अगर कोई इन्वेजन हो रहा है, या फिर कॉलोनाइजेशन से भी ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन हुआ था, या फिर जब मुगल्स ने हमें इन्वेड किया तो मुग़ल कल्चर हमारे पास आ गया था। तो ठीक है, इसीलिए इसको ये बोल रहा है कि दिस इज़ द फास्ट एंड क्विक प्रोसेस। ठीक है, और इसकी बुक देख लेना, ये मैन एंड कल्चर। अब कल्चर एरिया के साथ साथ विजलर ने ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था फूड एरिया का। फूड एरिया कुछ नहीं है, बस इसने बहुत सारे एरियाज़ को फूड एरिया में मतलब क्लासिफाई कर दिया था कि देखो इस एरिया में ये चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो ये मेज़ का एरिया है। ठीक है, इस एरिया में बाइसन सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो ये बाइसन का एरिया है। ये देख लेना कि इसमें कौन कौन से फूड को किस किस एरिया में डाला हुआ है इसने। सैल्मन एक टाइप की फ़िश होती है, इसीलिए सैल्मन को इसने डाला हुआ है नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट में। ठीक है, और ईस्टर्न मेज़ भुट्टा जो होता है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में। तो इसीलिए उसने भुट्टे को इस वाले फूड एरिया में डाला हुआ है। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनफिनिश्ड टाइप की थ्योरी थी ये फूड एरिया वाली, क्योंकि फूड एरिया तो इसने बता दिया, बट फूड के साथ साथ कल्चर के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो लिंक करने होते हैं, जो इसने लिंक नहीं किए। दैट इज़ द रीज़न वाई वी से
इसको क्रिटिसाइज करते हैं, फेल टू कोरिलेट फूड एरिया विद अदर कल्चर ट्रेट्स। ठीक है, अब ये सब रीड कर लेना, सेम वही बात है। अब जो क्रोबर है ना, क्रोबर ने एज एरिया का कॉन्सेप्ट दिया है, एज एरिया। अब ये जो विजलर था, विजलर बोलता है कि ये कल्चर एरिया है, कि भाई यहाँ से यहाँ पे कुछ स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, ये कल्चर एरिया है। ठीक है, ये अब ये देखो, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये कहाँ पे पढ़ा हुआ है याद करना, कि ये है स्पेस डिमेंशन, कि यहाँ से यहाँ स्प्रेड हो रहा है। बट अगर हम टाइम डिमेंशन ले ले एक वर्टिकल, कि भाई कल्चर 1980s से 2020 में स्प्रेड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एज एरिया, कि दैट कल्चर हैज़ स्प्रेड, दिस पर्टिकुलर कल्चर और कल्चर ट्रेट हैज़ स्प्रेड थ्रू अ पर्टिकुलर एज। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं, ये इसने एज एरिया कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, ठीक है, ये एक वाइडर एरिया, वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि एज एरिया में ये बोलता है कि जो ट्रेट्स अगर आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज 2024 में अगर कोई पुराना ट्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 1980s में या 60s में वो बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड होगा वो, आज इसीलिए वो कुछ छोटे एरिया में एग्जिस्ट भी कर रहा है वो। ठीक है, वो ये बोलता है बेसिकली। अब देखो, क्रोबर रिप्लेस्ड कंसेप्ट ऑफ कल्चर सेंटर। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था, इसने कल्चर सेंटर का नाम बदल के कल्चर क्लाइमैक्स कर दिया। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रो चेंजेस, और इसकी बुक का नाम था राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। इसने सिविलाइजेशन की हेल्प लेके अपनी थ्योरी डिस्क्राइब करी है एज एरिया की। ठीक है, अब इसमें इसने ये क्या कहा है, इसमें इसने ये कहा है कि एक कल्चर का एक अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, कि इसमें सारे अच्छे अच्छे ट्रेट्स आ गए, या फिर सारे जो भी एकदम डेवलप्ड ट्रेट्स आ गए कल्चर क्लाइमैक्स के पे। ठीक है, कल्चर क्लाइमैक्स पे पहुंचने के बाद वो कल्चर अपने आप को क्लोज़ कर लेता है, कि भाई वो ये कहता है कि अब मुझे कुछ खास डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आई विल क्लोज माई सेल्फ। तो जब ये क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है तो ये सिविलाइजेशन बन जाता है। जब ये सिविलाइजेशन बन जाता है तो हर कल्चर का ना एक पीक होता है डेवलपमेंट का। उस पीक के बाद उसमें कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं रहा होता है, वो स्टैग्नेट हो जाता है। जब वो स्टैग्नेट हो जाता है तो हर सिविलाइजेशन का एक फॉल भी होता है। एवरी सिविलाइजेशन फॉल्स, बनने के बाद गिरता ज़रूर है कुछ भी चीज़। ठीक है, चाहे वो सिविलाइजेशन ही हो, चाहे आईबीसी देख लो, रोम देख लो, कुछ भी देख लो, हर सिविलाइजेशन अपने पीक पे आके नीचे ज़रूर गिरती है। ठीक है, वह फिर ये बोलता है कि व्हेन द सिविलाइजेशन फॉल्स, उसके कुछ रिमेन्स ज़रूर रह जाएंगे, उस सिविलाइजेशन के रिमेन्स ज़रूर रह जाएंगे, जिसके बेसिस पर हम एज एरिया का कंसेप्ट डेवलप करेंगे। एज एरिया का कंसेप्ट इसके बेसिस पे इसने डेवलप किया। ठीक है, देखो ये बोलता है डिफरेंट कल्चर्स आर कैरीड फॉरवर्ड एंड दे इवॉल्व इनटू सिविलाइजेशन, दे रीच फाइनल पॉइंट कॉल्ड कल्चर क्लाइमैक्स, डिफ्यूज टू अदर कल्चर्स। ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट वॉज वेरी सिमिलर टू विजलर्स कल्चर एरिया और एज एरिया बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, बस वो स्पेस एंड टाइम का फ़र्क है। ठीक है, हो गया ये तुम्हारा ख़त्म, और इसके क्रिटिसिज्म वगैरह रीड कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।